और ज़रूरी नहीं कि एक बंदा हो। एक बंदा तो हमें नज़र आया है, हो सकता है ज़्यादा अफराद हो। हम पीछे से आ रहे हैं, तुमने आगे गुजरने नहीं देना और जंगल से बाहर घात लगानी है। दूसरी सूरत में वो दरख्तों की आड़ वगैरह लेकर भी निकल सकते हैं। ओवर। और जंगल से बाहर घात लगानी है। दूसरी जानब दी जाने वाली तमाम हदायत मुझे बगैर किसी दुश्वारी का सुनाई दे गई थी। हम जंगल के सिरे ही पर मौजूद हैं सर। ओवर। ठीक है, वहीं इंतज़ार करो, आगे नहीं आना और अपने आदमियों को आड़ में रखना। ये ना हो कि हमारी तरफ से चलाई गई गोलियों का निशाना हमारे अपने ही आदमी बन जाएं। ओवर। हम मुख्तलिफ पत्थरों और चट्टानों की आड़ में हैं सर। ओवर। कीप लिसनिंग। ओवर एंड ऑल। दूसरी जानब की आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैं चूहेदान में फंस गया था। आगे दरिया, पीछे खाई वाली मिसाल इस वक्त 100% मुझ पर फिट हो रही थी। मेरे ताक़ब में आने वालों की तादाद 10-12 से ज़्यादा होना थी। इसी तरह सामने भी इतने ही आदमी तो लाजमी तौर पर मौजूद होना थे। ऐसी सूरत में मेरा बच पाना एक करामत ही होती, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता था। मैंने फ़ैसला करने में चंद मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था। हतमी फ़ैसले पर पहुँचते ही मेरे कदम चढ़ाई की तरफ उठने लगे। चढ़ाई का सफ़र यूँ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वो चढ़ाई तो बहुत दुश्वार गुजार थी। वो पहाड़ी अबूर करके अगर मैं दूसरी जानब उतर जाता तो किसी महफूज मुकाम तक पहुंच सकता था। दरख्तों और झाड़ियों की आड़ ने ज़्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दिया था। दरख्तों की आड़ से निकलते ही चढ़ाई मज़ीद सख्त हो गई थी। पहले तो मैं ऊपर चढ़ने के लिए झाड़ियों वगैरह की मदद ले रहा था, लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिसका मैं सहारा लेकर ऊपर चढ़ता। क्लाशनकोव की स्लिंग मैंने सर से गुजार कर क्लाशनकोव पीठ पीछे लटका ली थी। पहाड़ी इलाका अबूर करने तक मैं इस क्लाशनकोव को फेंकना नहीं चाहता था। हाथों की मदद से पत्थर के बाहर को निकले हुए नुकीले सिरे पकड़कर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खिसकना शुरू कर दिया। अगर मेरा हाथ फिसल जाता तो मेरा बचना मुहाल था। मैं दरख्तों की आड़ से निकलकर चंद गज ही ऊपर चढ़ा हूँगा कि मेरी समातों में क्लाशनकोव के बरस्ट की आवाज़ गूंजी। चल शानी भाई, तुम्हारा काम तो पूरा हुआ। मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। इसी वक्त 2-3 और बरस्ट फायर हुए, लेकिन कोई भी गोली मुझे नहीं छू सकी थी। मैंने नीचे की तरफ नज़र दौड़ाई। इसी वक्त एक और क्लाशनकोव गरजी। आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा करते ही मेरा रुका हुआ सांस इत्मीनान भरे अंदाज में खारिज हुआ। मेरी तलाश में सरगर्दा दुश्मन घनी झाड़ियों और शक वाली जगहों पर अपना एमुनेशन फूंक रहा था। मैंने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। दुश्वार गुजार चट्टान पर चढ़कर आगे 50-60 कदमों का सफ़र पहली चट्टान की निस्बत आसान था। वहाँ बर्फ़ भी बिखरी पड़ी थी। मैं आगे को झुक कर बुलंदी सर करने लगा। फायर की आवाज़ आना बंद हो गई थी। मेरे कदमों में तेज़ी आ गई थी, क्योंकि मुझे जंगल में ना पाकर इनका ख्याल दाएं या बाएं मौजूद बुलंदी की तरफ ही जा सकता था। गो चढ़ाई बहुत दुश्वार गुजार थी, लेकिन जहां तक दरख्तों की हदूद मौजूद थी वहां तक मुझे ढूंढने के लिए वो आ सकते थे। जल्द ही मेरे अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। इस मरतबा पहाड़ी के करीबन दरमियान में क्लाशनकोव का बरस्ट चलाया गया था। इस वक्त तक मैंने आसान रास्ता तय कर लिया था। आगे फिर खड़ी चट्टान थी। इस चट्टान की जड़ में आगे बढ़ने लगा ताकि कहीं भी ऐसी जगह मुझे नज़र आ जाए जहां से ऊपर जाना मुमकिन हो सके तो कोशिश करूं। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। वो जगह भी ऐसी थी कि आम हालात में इस पर पाँव धरने की ज़रूरत मैं खुद भी ना करता, लेकिन इस वक्त मेरी जान पर बनी थी और जब मामला आर पार वाला हो तो बड़े बड़े ख़तरात मोल लिए जाते हैं। जेब से मजबूत और तेज़ धार खंजर निकाल कर मैंने मुँह में पकड़ लिया था, क्योंकि बाज़ जगहों पर हाथ पकड़ने के लिए कोई नुकीली चीज़ या जगह या दरार वगैरह ना मिलती तो मैं इस खंजर को किसी तंग दर्ज में घुसा कर हल्का सा आसरा हासिल कर सकता था। 7-8 गज़ की इस चट्टान को सर करते मुझे दांतों पसीना आ गया था। अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मैंने दस्ताने उतार कर जेब में डाल लिए थे और इस वक्त यूँ लग रहा था जैसे मेरे हाथ मेरे जिस्म का हिस्सा ना हो। सर चट्टान के मुसलसल लम्स ने मेरे हाथों में ऐंठन शुरू कर दी थी। चट्टान पर चढ़ते ही मैंने हाथों को आपस में ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर दिया। मिनट भर ये वजीफ़ा जारी रखने के बाद मैंने जेब में रखे गर्म दस्ताने निकाल कर पहन लिए। इसके बाद पहाड़ी की चोटी तक कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी कि मुझे दस्ताने उतारने की ज़रूरत पड़ती। 30-35 कदमों का सफ़र तय करके मैं ऊपर पहुंचा। तलाश करने वाली पार्टियां पहाड़ की इस बुलंदी तक पहुंच गई थीं जहां दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो रहा था। इसका अंदाज़ा मुझे इनके किसी झाड़ी पर फायर करने से हुआ। वहां पर मैं इन पार्टियों की कार्रवाई से बिल्कुल महफूज था, क्योंकि जिस चट्टान को सर करके मैं ऊपर चढ़ा था इसे आम हालात में सर करने के लिए कोहे पैमाई के सामान का होना बहुत ज़रूरी था। मैंने बस जान का ख़तरा मोल लेते हुए इसे अबूर करने की कोशिश की थी कि इसको अबूर ना करने की सूरत में भी मेरे लिए मौत ही थी।
और कोशिश करके मरना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कहीं गुना बेहतर होता है। इसी तरह कम से कम दिल में कोई हसरत तो बाकी ना रहती। स्काई लाइन से नीचे होकर मैं पहाड़ की बुलंदी ही पर आगे बढ़ गया। कुछ कारीन की समझ में शायद स्काई लाइन की बात ना पड़ी हो। इनके मालूमात के लिए अर्ज़ है कि किसी ऐसी जगह पर हरकत करना जहां आदमी के पस मंज़र में कोई चीज़ मौजूद ना हो। ऐसी सूरत में इस आदमी की हरकत दूर से भी आसानी से देखी जा सकती है। मेरी हरकत कंसर्टीना वायर लच्छेदार कांटादार तार को देखकर रुकी। तार की मौजूदगी ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वहाँ से 200 गज़ के फासले पर इंडिया की कोई पोस्ट मौजूद थी। हालात जिस किस्म के बन चुके थे, इनमें पोस्ट के लोगों को गाफिल समझना एक हमाकत ही थी। कंसर्टीना वायर आधे से ज़्यादा बर्फ़ में छुपी हुई थी और इसे अबूर करना चंदा दुश्वार गुजार नहीं था, लेकिन मैं पोस्ट के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं दाएं जानिब से इस पहाड़ी पर चढ़ा था। कंसर्टीना वायर के साथ साथ ही मैं बाएं जानिब नीचे उतरने लगा। बारूदी सुरंगी किते को अमूमन बाबर्ड वायर लगाकर ज़ाहिर किया जाता है। गो हिंदू जिस घटिया जहनीत का मालिक है, इससे ये बैद है कि वो जनेवा मुआहदे के मुताबिक बारूदी सुरंगी किते की निशानदेही बारबर्ड वायर से करे, लेकिन ये इनकी फॉरवर्ड पोस्ट नहीं थी। यहाँ दुश्मन के लिए नहीं तो अपने आदमियों की निशानदेही के लिए ही इससे बारूदी सुरंगी किते की निशानदेही करना ज़रूरी थी। इसके अलावा कई फुट बड़ी बर्फ़ भी आर्जी तौर पर बारूदी सुरंगों को नाकाम कर देती है, क्योंकि बर्फ़ की मोटी तह की वजह से बारूदी सुरंग पर मतलूबा दबाव नहीं पड़ता और दबाव ना पड़ने की सूरत में बारूदी सुरंग नहीं फटती। मैं तार से बाहर रहकर नीचे उतरने लगा। दूसरी जानब भी उतराई काफ़ी दुश्वार थी, लेकिन इतनी नहीं कि मेरी हरकत रुक सकती। थोड़ा सा नीचे होते ही इक्का दुक्का दरख्त और झाड़ियाँ शुरू हो गई थीं। मैंने मुकम्मल नाले में उतरे बगैर पहाड़ी के दरमियान में रहते हुए अपना आगे का सफ़र शुरू कर दिया। घड़ी पर निगाह दौड़ाने पर मुझे सुबह के 3 बजते नज़र आए। मैंने 10 बजे अपना सफ़र शुरू किया था। गोया मुझे मुसलसल हरकत करते 5 घंटे गुजर चुके थे। रोशनी फैलने में 2-2.5 घंटे रह गए थे और इस मुख्तसर वक्त में मुझे किसी महफूज मुकाम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। अचानक मेरे कानों में शदीद फायरिंग की आवाज़ आई। 3-4 कलाशनकोफें इकट्ठी ही गरज रही थी। शायद किसी जंगली जानवर की कम बख्ती आई थी। फायर का दौरानिया कुछ ज़्यादा नहीं रहा था। जल्द ही फायर रुक गया था। गोया मेरा अंदाज़ा सही था कि किसी गिदड़ या लोमड़ वगैरह की हरकत के बायस झाड़ियाँ हिली थीं और बहादुर बनिए ने फायर खोलने में देर नहीं लगाई थी। मैंने हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर पिस्टल की नाल पर साइलेंसर भी चढ़ा दिया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे बाएं तरफ काफ़ी दूर रोशनी के 2-3 गोले बुलंद होते दिखाई दिए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर थे। थोड़ी सी दबी हुई जगह आई, गोया कि कोई छोटा सा नाला हो। मुझे अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। इस दबी जगह में चश्मे की मौजूदगी यकीनी थी और बदकिस्मती ये थी कि बर्फ़ ने चश्मे को अपने नीचे दबाया हुआ था। नाले में उतरकर मुझे पानी ज़रूर मिल जाता, लेकिन सिर्फ पानी के हुसूल के लिए नाले में उतरना मुझे गवारा कब हो सकता था। एक अच्छे स्नाइपर में इससे कई गुना ज़्यादा प्यास भी बर्दाश्त करने का हौसला मौजूद होता है। मैं एक अच्छा स्नाइपर हूँ या नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि मुझ में भूख प्यास को बर्दाश्त करने का मेरी बदकिस्मती के दरख्तों की हद अचानक ख़त्म हुई। इसके बाद दरख्तों के कटे हुए तनों ने मुझे चौकन्ना कर दिया था। वहाँ से दरख्त और झाड़ियाँ काटने का मकसद यही था कि करीब कोई पोस्ट मौजूद थी। इस इलाके में दरख्तों की कटाई 3 मकसद से की जाती है: मोर्चों और हाइशी बंकर्स की तामीर के लिए, जलाने के लिए और फील्ड ऑफ साफ़ करने के लिए। और वहाँ मुझे मौखर जिक्र बात सही लगी, क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा तादाद में काटे गए थे और ज़्यादातर दरख्तों के खुश्क तने वहीं मौजूद थे। दरख्तों की आड़ से बाहर आने के बजाय मैं नीचे नाले में उतरने लगा। थोड़ा सा उतरते ही मुझे अपना सफ़र करने की सिमत हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक और पोस्ट मौजूद थी। मैं दरख्तों की आड़ लेकर नीचे उतरता रहा। नीचे उतरते हुए मेरी कोशिश थी कि झाड़ियों और पत्थरों वगैरह का शोर ना हो। ज़्यादातर पत्थर तो बर्फ़ में दब गए थे, लेकिन जिस जगह बर्फ़ हट गई थी वहाँ बहरहाल ये ख़तरा मौजूद था और खड़ी ढलान में यूं भी बर्फ़ जल्द ख़त्म हो जाती है। मैं 15-20 मिनट में नीचे पहुंच गया था। ये नाला दूसरे नालों की निस्बत तंग था। पानी के हल्के शोर ने मुझे प्यास का एहसास दिलाया और मैं दस्ताने उतारकर ऊख से पानी पीने लगा। पानी काफ़ी ठंडा था। इस इलाके में ऐसे काफ़ी चश्मे मिल जाते हैं जिनका पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन वो नाले का पानी था। इसमें मुख्तलिफ चश्मों के पानी के साथ पिघली हुई बर्फ़ का पानी भी शामिल होता है। पानी पीकर मैंने झूले से प्लास्टिक की वाटर बोतल निकाल कर भरी और नाले की जड़ में दबे कदमों आगे बढ़ने लगा।
500-600 गज़ का इलाका मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। किसी महफूज मुकाम तक पहुंचने के लिए इस पोस्ट का इलाका अबूर करना नागुज़ीर हो गया था। रोशनी होते ही मेरे दूसरी तरफ के नाले में मौजूद मेरी तलाशी में सरगर्दा अफराद को मेरे फ़रार की सिमत मालूम हो सकती थी। 50-60 गज़ का इलाका ऐसा था जहां मैं पैदल चल कर आया था। गो वहां बर्फ़ कदरे सख्त थी और मेरे पाँव इसमें धंसे नहीं थे, लेकिन करीब से देखने पर ऐसे निशानात ज़रूर नज़र आ जाते जिससे इन्हें मालूम हो जाता कि मैं इस रास्ते से भागा हूँ। वो पोस्ट नाले से 50-60 गज़ ही ऊपर बनाई गई थी। चांद पहाड़ के पीछे गायब हो गया था। रात के अंधेरे के साथ दरख्तों के घने पत्ते और नाले के तंग होने की वजह से दाएं बाएं मौजूद पहाड़ की ढलानें अंधेरे में इजाफा कर रही थी। मैं काफ़ी देर से अंधेरे में चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद बमुश्किल 2-3 गज़ के फासले पर मौजूद बड़ी चट्टान या दरख्तों के तनों का हेवलान वगैरह ही देख पा रहा था। संतरी भी मुझे टॉर्च वगैरह जलाकर या शब-ए-दीद ऐनक लगाकर ही देख सकता था। दूसरी सूरत में मुझे देखना मुमकिन नहीं था। इसी तरह एहतियात से आगे बढ़ते हुए मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से मुझे पोस्ट की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। 20 कदम मज़ीद लेकर मैंने पोस्ट के मतवाज़ी आ जाना था और फिर इससे आगे मैं तेज़ी से सफ़र कर सकता था। मैं मज़ीद नाले की जड़ में होकर आगे बढ़ा। अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ में उलझा। मैं किसी झाड़ी की टहनी में समझते हुए पाँव को झटका दिया। मेरा पाँव आज़ाद हुआ और अगले ही लम्हे पूरा माहौल रोशनी से नहा गया था। मैं बगैर किसी ताख़ीर के नाले की जड़ में लेट गया। मैं दुश्मन की जाल में फंस गया था। नाले की तंगी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वहाँ ट्रिप फ्लेयर लगा दी थी। ये एक बारीक सी तार होती है जो किसी भी रास्ते पर यूँ लगाई जाती है कि आते हुए दुश्मन का पाँव उलझने पर तार कट जाए। तार कटते ही ट्रिप फ्लेयर एक लम्हे में जल जाता है और सारा माहौल रोशनी से नहा जाता है। ट्रिप फ्लेयर इस्तेमाल करने वालों ने ऐसी जगह पर पहले से अपने खुदकार हथियार फिक्स किए होते हैं। ट्रिप फ्लेयर के जलते ही हथियारों के करीब मौजूद संतरी फायर खोल देता है। इस वक्त भी यही हुआ था। ट्रिप फ्लेयर के जलते ही विक्रेस गन का फायर मुसलसल वहां आने लगा। इसके साथ ही इन्होंने नारे लगाते हुए क्लैशनकोपों के धाने भी खोल दिए थे। मुझ पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। मैं इसी वक्त जड़ ही में लेटा रह गया था। अगर मैं अपना सर ज़रा सा भी ऊपर उठाता गोली मुझे लग जाती। एक बुनियादी गलती इनसे ये हुई थी कि इन्होंने नाले के दूसरे किनारे पर अपने आदमी नहीं बिठाए थे। अगर वो ऐसा कर लेते तो यकीनन आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा ना बचता। ट्रिप फ्लेयर की रोशनी लम्हाती होती है। रोशनी ख़त्म होते ही दोबारा अंधेरा छा जाता है और इस मरतबा अंधेरा कुछ ज़्यादा ही लग रहा था कि रोशनी होने के बाद अंधेरा ज़्यादा महसूस होता है। मर गया है कि ज़िंदा है। अंधेरा होते ही किसी के चीखने की आवाज़ आई, एल्यूमिनेटिंग फायर राउंड फायर करो, रोशनी का गोला। किसी दूसरे ने मशवरा दिया था। इन बातों के दौरान एक लम्हे के लिए फायर रुका और मैंने वो जगह छोड़ने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। मैं चंद कदम ही ले सका था कि अचानक ठक की आवाज़ आई। मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था। इन्होंने मार्टर गोले का रोशनी वाला गोला फायर किया था। मार्टर का गोला एकदम नहीं फटता। इसे मुकम्मल बुलंदी तक जाते हुए 2-3 सेकंड्स ज़रूर लगते हैं। इसलिए ठक की आवाज़ सुनने के बाद ही मैं 4-5 कदम मज़ीद भी ले लिए थे। रोशनी के फैलने से पहले मैं पोस्ट के बिल्कुल मतवाज़ी पहुँच गया था। इस मरतबा मुझे जो जगह मिली थी वहाँ मैं बैठकर जवाबी फायर भी कर सकता था। नाले की बिल्कुल जड़ में सिमट कर मैंने क्लैशनकोप गले से निकाल कर हाथ में पकड़ ली थी। क्लैशनकोप पहले से ही कॉक थी, सिर्फ सेफ्टी लगी हुई थी। सेफ्टी लीवर सिंगल राउंड की पोजीशन पर करके मैंने सर उभार कर पोस्ट की तरफ देखने लगा। कोई नज़र नहीं आ रहा, शायद वो भाग गया है। एक आदमी मोर्चे से आगे बढ़कर मुझे इस जगह ढूंढने की कोशिश की जहाँ मैं इससे पहले पड़ा हुआ था। इस वक्त वो मेरे लिए एक आसान हदफ की सूरत में सामने खड़ा हुआ था और ऐसी जगह पर खड़े होकर इसका बचकर वापस लौट जाना मेरे लिए गाली से कम नहीं था। 50-60 गज़ के फासले पर एक स्नाइपर को निशाना साधने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लैशनकोप को सीधा करते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया था। धमाके की आवाज़ के साथ ही इसकी चीख भी शामिल थी। गोली इसे छाती में लगी थी। दर्द भरी आवाज़ निकालते हुए वो वहीं पर ढेर हो गया था। मोर्चे में हो जाओ, मोर्चे में हो जाओ, किसी ने चीख कर कहा। इसके साथ ही विक्रस गन गरजी, मगर निशाना मैं नहीं था। जिस किसी ने भी फायर किया था वो इजलत में गन को मेरी सिमत मोड़ भी नहीं सका था। इसके साथ ही रोशनी का गोला ज़मीन पर गिर चुका था। मैंने जेब से हैंड ग्रेनेड निकालकर ऊपर की तरफ उछाला। मुझे मालूम था कि इस ग्रेनेड्स के फटने से इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, लेकिन इसके डर से वो मेरा पीछा नहीं कर सकते थे। ज़ोरदार धमाके के साथ किसी के चीखने की आवाज़ आई, इसके पास हैंड ग्रेनेड भी हैं, नीचे हो जाओ। मैंने इनकी समत मज़ीद 2-3 सिंगल राउंड फायर किए और झुके झुके अंदाज में वहाँ से दूर हटने लगा।
सेक्टर नंबर 2 को कॉल करके मदद मांगो, किसी ने चीखते हुए हुक्म दिया था। इसके साथ ही मुसलसल गोलियां चलना शुरू हो गई थीं। वो मोर्चे में छुपकर मुसलसल नाले में फायर कर रहे थे। मेरे पास ना तो इतना एमुनिशन और ना इतना वक्त ही था कि वहाँ रुक कर इनका मुकाबला करता। वो अकेली पोस्ट नहीं थी, इन्हें वो जगह घेरने में थोड़ी देर ही लगना थी और मैं खुद कोई खुदकश हमलावर भी नहीं था कि मुझे उनकी कमक की परवाह ना होती। पोस्ट से थोड़ा दूर आते ही मैंने दौड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इस भागने वाले फैसले पर मैं ज़्यादा देर अमल दरामद नहीं कर सकता। दरमियानी जिसामत के एक पत्थर से ठोकर खाकर मैं घुटनों के बल गिरा। घुटनों को अच्छी खासी चोट लगी थी। 1-2 मिनट घुटनों को ज़ोर ज़ोर से मलने के बाद मैं खड़ा हुआ और लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। फायर की तेज़ आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। एक और रोशनी का गोला फिजा में बुलंद हुआ। इसकी रोशनी में मुझे इस इनाले की एक शाख दाहिनी जानिब मुड़ती नजर आई, जबकि दूसरी शाख सीधा आगे जा रही थी। मैंने मुड़ने के बजाय सीधा आगे निकलने को तरजीह दी थी। सीधा जाने वाला नाला आगे जाकर चौड़ा होना शुरू हो गया था। इसके साथ वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ भी बिखरी हुई थीं। मुझे रोशनी के चंद और गोले फिजा में बुलंद होते नजर आए, लेकिन नाले में मौजूद झाड़ियों की वजह से मैंने रुकने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। नाला आहिस्ता आहिस्ता हमवार होना शुरू हो गया था और पहले जो मुसलसल उतराई शुरू थी वो ख़त्म हो गई थी। हमवार जगह पर मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा ली थी। मैं आखिरी मुठभेड़ होने वाली पोस्ट से 1.5 किलोमीटर दूर आया हूँगा कि अचानक मुझे सामने से टॉर्चों की रोशनी नज़र आई। वो 100-150 गज दूर होंगे। इनके आने के अंदाज से महसूस यही हो रहा था कि इन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी है। मौखर जिक्र पोस्ट की जानब से भी अब तक इक्का दुक्का फायर की आवाज़ आ रही थी। इनके करीब पहुंचने से पहले मैं नाले के किनारे हो गया था। झाड़ी में छुपने की बजाय मैंने एक बड़े पत्थर की आड़ लेना ज़्यादा मुनासिब समझा था, क्योंकि किसी भी शक की बिना पर इनके फायर खोलने की सूरत में झाड़ी मुझे फायर से हिफाजत मुहैया नहीं कर सकती थी। इसके बरक्स पत्थर मुझे नजरी आर्ट के साथ फायरी आर्ट भी मुहैया कर रहा था। वो 10-12 आदमी थे। एक दूसरे को जल्दी चलने की तलकीन करते हुए वो अतराफ का सरसरी जायज़ा लेते हुए आगे निकलते चले गए। वो इस पोस्ट की मदद को जा रहे थे। यकीनन इनके तई मुजाहिदीन ने इनकी पोस्ट पर हमला किया था। शुरू में मेरी जिन आदमियों के साथ मुठभेड़ हुई थी वो इन्हीं मैंने जिस गलत फहमी में मुब्तला किया था, अब तक वो गलत बयानी मुझे फ़ायदा दे रही थी। इस पार्टी के 20-25 कदम दूर जाते ही मैं पत्थर की आड़ से निकलकर आगे बढ़ गया। इतना अंदाज़ा तो बहरहाल मुझे हो गया था कि इनकी पोस्ट करीब ही थी, लेकिन इस नाले में मैं इनके गुजर जाने की वजह से अब इस नाले पर किसी को शक कम ही पड़ता। मज़ीद आध किलोमीटर आगे जाने पर मुझे नाले के बाएं तरफ ऊंचाई पर रोशनी की झलक नज़र आने लगी। मैं रुकने की बजाय इसी तरफ आगे बढ़ता चला गया। पोस्ट नाले से काफ़ी बुलंद थी। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर आगे निकलता चला गया। पोस्ट से 50-60 गज आगे आते ही हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मैंने दोबारा भागना शुरू कर दिया। रोशनी में इजाफे के साथ मेरी रफ्तार में भी इजाफा हो रहा था। मेरी नज़रें गाहे गाहे इर्द गिर्द की पहाड़ियों का जायज़ा लेकर रास्ते पर मरकूज़ हो जाती। नाले में बिखरे हुए पत्थर से टकरा कर गिरने का तजर्बा अगर मेरे जहन से महबूब हुआ भी था तो घुटनों को अच्छी तरह से याद था। मलकजा उजाला फैलते ही मेरी नज़र नाले के एक किनारे बने हुए कच्चे रास्ते पर पड़ी। रास्ते के दाएं बाएं भी घनी झाड़ियाँ मौजूद थीं, इसलिए मुझे इस रास्ते पर सफ़र करने में कोई कवाहत नज़र नहीं आई। रोशनी बढ़ती जा रही थी और मेरी नज़रें किसी मुनासिब जगह की तलाश में सरगर्दा थीं। हल्का सा नशीब आया। नाला शुमाल मशरक़ की जानिब मुड़ा और मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। आगे अच्छी खासी आबादी नज़र आ रही थी। वहाँ मुझे पनाह मिल सकती थी, लेकिन ऐसी जगहों पर किसी अजनबी का छुपना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वहाँ सयाह वगैरह तो आने से रहे ले दे के मुकामी लोग होते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। अगर इंडियन आर्मी वहाँ घर घर तलाशी लेने पर तुल जाती तो यकीनन मेरे साथ मेरे मेज़बान की भी शामत आ सकती थी, बल्कि मुमकिन था कि काफ़ी बेगुनाह इनके जुल्म की लपेट में आ जाते। जनूब की सिमत मौजूद पहाड़ी पर मुझे काफ़ी घना जंगल नज़र आ रहा था। आबादी से 300-400 गज के जनूब मगरब की तरफ वो जंगल शुरू हो जाता था। मैंने इसी जंगल का रुख किया। कच्ची सड़क से उतरकर मैं इस ट्रैक की तरफ बढ़ गया। अभी तक इस छोटे से गांव में ज़िंदगी सोई हुई थी। बस इक्का दुक्का घरों से उठता हुआ धुआं इस बात का मज़हर था कि वो घर गैर आबाद नहीं थे। चौड़ा नाला अबूर करके मैं दूसरी तरफ मौजूद जंगल में दाखिल हुआ और बुलंदी का सफ़र तय करने लगा। मेरी नज़रें किसी मुनासिब जगह की तलाश में थी। मैंने वहाँ पूरा दिन गुजारना था, इसलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसी जगह होती जो आरामदाह होने के साथ साथ महफूज भी होती। और ये बात कि अब स्नाइपर अपनी करीमीन का चुनते हुए
और ये बात कि स्नाइपर अपनी कमीनगाह चुनते वक्त छुपाव को आराम पर तरजीह देता है। जल्द ही मुझे ऐसी झाड़ियों का झुंड नज़र आ गया था। अपने झूले से तेज़ धार खंजर निकालकर मैंने वहाँ मौजूद झाड़ियों से अपने मतलब की टहनियाँ काटना शुरू कर दी। घंटा भर बाद ही मेरे पास टहनियों का ढेर लग गया था। मैं इन टहनियों से अपने लिए मचान बनाने लगा। वो अमूमी तौर पर स्नाइपर बुलंद दरख्तों पर मचान बनाते हैं ताकि दूर दूर तक के इलाके पर नज़र रखी जा सके और फायर करते वक्त कोई रुकावट भी नज़र ना आए। लेकिन वहाँ मेरा मकसद किसी हदफ को निशाना बनाना नहीं था कि मैं ऊंचा दरख्त चुनता। इसके अलावा ये भी मसला था कि वहाँ दरख्त बहुत ऊंचे होते हैं। चीड़ दियार के दरख्तों पर तो मचान बनाई ही नहीं जा सकती, और जिन दरख्तों पर मचान बनाई जा सकती है वो भी ऐसी कि इसमें बमुश्किल बैठा जा सकता है, और मेरा इरादा बैठने का नहीं लेटने का था। मज़ीद घंटा भर की मेहनत से मैं मचान बनाने में कामयाब हो गया था। धूप अच्छी तरह निकल आई थी और मचान के ऊपर बराह रास्त धूप पड़ रही थी। अपना झूला सर के नीचे रख कर मैं लेट गया। सारी रात दौड़ने भागने में गुजर गई थी। जब जिस जगह दुश्मन से आखिरी मुठभेड़ हुई थी वो जगह भी काफ़ी पीछे छोड़ आया था। इस सारे इलाके की तलाशी लेना इतना आसान भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरी तलाशी में चंद पार्टियां निकाल सकते थे। इन पहाड़ी बुलंदियों को सर करके और तमाम जंगलों को छान के किसी एक या चंद आदमियों को ढूंढ निकालना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। अलबत्ता अगर इन्हें मेरे छुपने की जगह के बारे मालूम हो जाता तो फिर मेरा निकलना मुहाल था, क्योंकि वो इस जंगल को घेरे में लेकर बारीक बीनी से जंगल तलाशी करते और मेरा पकड़ा जाना यकीनी हो जाता। धूप की नरम हिद्दत ने जल्द ही मुझे नींद के आगोश में धकेल दिया था। मेरी आंख बकरी के मिनमिनाने से खुली। एक स्नाइपर की तरबियत इस नहज में की जाती है कि नींद से उठते ही इसके हवास काम करने लगे, इसलिए जागते हुए इसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कहाँ है और किस माहौल में पड़ा है। आंख खुलते ही मुझे भी दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ा था। इस तरह जंगलों और मचानों पर मैं कई रातें गुजार चुका था। ये माहौल और हालात मेरे लिए नए नहीं थे कि मुझे घबराहट होती। मैंने करवट बदलते हुए इस सिमत निगाह दौड़ाई जहाँ से आवाज़ आई थी। मुझे काफ़ी भेड़ें और बकरियाँ दाएं बाएं झाड़ियों पर मुंह मारती नजर आई। जंगल आबादी के करीब था और वहाँ किसी चरवाहे का आना अजीब बात नहीं थी। अलबत्ता ये फिक्र मुझे ज़रूर दामनगीर हुई कि कहीं इसकी मेरी पहचान पर नज़र ना पड़ जाए। ऐसी सूरत में मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती और एक बेगुनाह को कत्ल करने पर मेरा ज़मीर किसी सूरत भी आमादा ना होता, और इसे ज़िंदा छोड़ने पर मैं ये कबाहत थी कि वो इंडियन आर्मी की रहनुमाई करके मेरी मौत का सामान पैदा कर सकता था। मैं लेटे लेटे भेड़ बकरियों का जायजा लेता रहा। 2-3 बकरियां इन झाड़ियों के पास भी पहुंच चुकी थीं जहां मैं छुपा हुआ था। अचानक एक झाड़ी की ऊंट से गहरे सब्ज़ और सुर्ख रंग का लिबास झलका। मैं चौंक पड़ा था। अगले ही लम्हे वो मेरे सामने थी। वो एक चरवाहन थी। बकरी के एक छोटे से मेमने को हंकाती वो मेरे मचान की तरफ ही आ रही थी। दुपट्टे को इसने बड़े अजीब बल्कि खूबसूरत अंदाज में सर से लपेटा हुआ था, यूं कि इसके तमाम बाल इसमें छुप गए थे। वो एक दिलकश और जाज़बे नज़र लड़की थी। कश्मीर का हुस्न यूं भी सर चढ़कर बोलता है, लेकिन मुझ पर इसके हुस्न ने ज़रा भी असर नहीं डाला था। माहीन की बेवफाई के बाद औरत ज़ात से मुझे इतनी ही नफरत थी जितना किसी भी नापसंदीदा चीज़ से की जा सकती है। वो न सिर्फ मेरी अमानत में ख़यानत की मुर्तकिब हुई थी, बल्कि इसके साथ इसने मेरा मान, गुरूर और भरोसा भी तोड़ दिया था। वो अगर इसे ताहिर से मोहब्बत थी तो वो मुझसे तलाक लेकर इससे शादी कर सकती थी। यूं मेरी और अपनी इज्जत का जनाजा निकालना इसे किसी तौर पर भी ज़ेब नहीं देता था। इस चरवाहन को देखकर जाने क्यों मेरी सोचें माहीन की तरफ पलट गई थी। सर झटक कर मैंने इन नापसंदीदा सोचों को दूर किया और इस लड़की को देखने लगा। वो हल्की आवाज़ में कुछ गुनगुना भी रही थी। शक्ल की तरह इसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। गीत के बोल तो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, अलबत्ता इसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और मिठास मुतासरकुन थे। वो मेरे मचान से आगे गुजरती चली गई। मचान की तरफ इसने कोई ध्यान नहीं दिया था। इन झाड़ियों से 15-20 गज आगे एक साफ पत्थर के साथ टेक लगाकर वो बैठ गई। इस छोटे मेमने को पकड़कर इसने गोद में लिटाया और इसके चेहरे और जिस्म पर हाथ फेरने लगी। वो यूं बैठी थी कि इसके सामने देखने पर मुझे इसके चेहरे की एक तरफ नज़र आती। जाने वो इस मेमने से क्या बातें किया जा रही थी। बातें करते करते वो थोड़ा सा आगे को खिसक कर ज़मीन पर लेट गई। मेमने को उठाकर अपनी छाती पर लेटाते हुए इसने अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया था। मेमना यकीनन पहले से इन हरकतों का आदी था कि बड़े मज़े से अपनी अपना सार इसकी गर्दन पर रख कर लेट गया था। मैंने इसी तरह लेटे हुए आंखें बंद कर ली और वो आपको भी इनाम के तौर पर अपने साथ ले जाएंगे। ये भी हो सकता है साथ ना ले जाएं और यहीं मुका कर लें। यहाँ कारीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि वो लड़की इससे पहले प्रदीप सिंह और सलीम वगैरह से उर्दू में बात नहीं कर रहे थे।
लड़की बहुत बस टूटी फूटी उर्दू ही बोल सकती थी, लेकिन जिस अंदाज में बोल रही थी यकीनन वो अल्फाज जानने से क़ारीन को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और इसी तरह प्रदीप और सलीम के बोले हुए अल्फाज में भी हिंदी और पंजाबी के बहुत सारे अल्फाज शामिल थे जिन्हें मैंने आसान उर्दू में लिख दिया है। रेशम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ज़ाहिर हुई। अगर मुझे ये खौफ ना होता तब भी मैं इन खंजीरों को कुछ ना बताती। मैं इंडियन फ़ौज से सख्त नफरत करती हूँ। अच्छा, आप किस वक्त वापस लौटती हैं? इसे बैठने का इशारा करते हुए मैं खुद भी एक पत्थर पर बैठ गया था। दोपहर को वापस लौटती हूँ। मुझसे 2-3 कदम दूर हटकर वो भी नीचे बैठ गई थी। मर्द की सोच के बारे औरत की हसियात बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। मेरे चेहरे और आंखों से हबीदा असरात इसे ये बावर करवाने के लिए काफ़ी थे कि मैं इसके बारे कुछ गलत नहीं सोच रहा था। इसके जवाब ने मुझे इत्मीनान भरा सांस लेने पर मजबूर कर दिया था। यूँ भी मैं इसे दोपहर से पहले वापस लौटने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इस पर शक करना मेरी मजबूरी थी। वो गाँव में जाकर किसी को भी मेरे बारे इतला दे सकती थी और ज़रूरी नहीं था कि जिसे वो ये खबर सुनाती वो भी इंडियन आर्मी से इतनी ही नफरत करने वाला होता। यह नफरत करने के बावजूद इनाम हासिल करने का लालच भी इसे ये इतला इंडियन आर्मी तक पहुंचाने पर मजबूर कर सकती थी। अलबत्ता दोपहर को इसके चले जाने के बाद मैंने भी वो जगह छोड़कर आगे बढ़ जाना था। इसके बाद वो बेशक जिस किसी को इतला देती रहती, मेरी सोहबत पर कोई असर ना पड़ता। आप रोज़ाना इस तरफ रेवड़ लेकर आती हैं? हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। और मैं अकेली नहीं होती हूँ। हमारे गांव की कई और लड़कियां और लड़के भी इस जंगल में अपना रेवड़ लेकर घूम रहे होते हैं। आपका कोई भाई नहीं है? मैंने सिलसिला गुफ्तगू दराज किया। वो जवाबन बोली, 2 बड़े भाई हैं, लेकिन दोनों सर्दियों में मजदूरी के लिए शहर चले जाते हैं और सर्दियों के अख्ताम पर वापस लौट आते हैं। गाँव के दूसरे भी बहुत सारे मर्द यही काम करते हैं। हंकारा भरते हुए मैंने ऊपर नीचे सर हिलाया। खाना खाओगे? जाने कैसे से मेज़बान बनने का ख्याल आ गया था। वो कंधे से लटकाया कपड़े का थैला खोलने लगी। सारी रात भाग दौड़ और फिर चंद घंटे की नींद के बाद मुझे अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी और मेरे पास इस वक्त भूख मिटाने के लिए चनों के बने हुए बिस्किट के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन वो बिस्किट भी मजबूरी की हालत में ही खाए जा सकते थे। भूख मिटाने के साथ वो ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं, लेकिन गंदम की रोटी और सालन में जो लज्जत है इसका मुकाबला वो रूखे फीके बिस्किट कभी भी नहीं कर सकते थे। मैंने वाजबी सा इनकार किया। ये तो तुम्हारा खाना है, अगर मैंने खा लिया तो तुम क्या खाओगी? मुझे कोई ख़ास भूख नहीं है और मैं फिर रात को भी तो खा सकती हूँ। आप तो शायद कब के भूखे होंगे। इसने कपड़े में बंधी हुई 2 रोटियां जिन पर साग रखा हुआ था मेरे सामने रख दी। शुक्रिया, वैसे मेरे पास बिस्किट मौजूद हैं। कहते हुए मैंने अपना हाथ रोटियों की तरफ बढ़ा दिया। रोटियां और सालन ठंडा हो चुका था, लेकिन इसमें लज्जत और मज़ा इसका बरकरार था। इसे आराम से बैठा देखकर मैंने कहा, आप भी खाएं ना? नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अपना थैला और डंडा वहीं छोड़ते हुए वो झाड़ियों पर मुँह मारती हुई एक बकरी को पिचकारने लगी। बकरी इसकी तरफ मुतवज्जह हो गई थी। इसे कान से पकड़कर वो वहीं खींच लाई। अपने थैले से जिस्त का एक कटोरा निकालकर इसने अपने दोनों घुटनों के दरमियान में रखा और दोनों हाथों से बकरी को धोने लगी। इस हालत में वो इतनी दिलकश लग रही थी कि मैं बेख्तियार नज़र चुराने पर मजबूर हो गया था। कटोरा आधे से ज़्यादा दूध का भरकर इसने नीचे रखा और बकरी को आज़ाद करके खुश्क लकड़ियाँ जमा करने लगी। जब तक मैं खाना खाता वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला चुकी थी। आग के 2 तरफ पत्थर रखकर इसने कटोरा ऊपर रखा और अपने थैले से पत्ती और चीनी निकालकर इसमें डालने लगी। यकीनन ये इसका रोज़ का काम था, तभी इतने इत्मीनान और तरतीब भरे अंदाज में सर अंजाम दे रही थी। चाय तैयार होने में देर नहीं लगी थी। चाय बनाकर इसने स्टील का एक बड़ा सा मग निकाल कर चाय का भरा और मेरी जन बढ़ा दिया। चाय की आम 3 प्यालियाँ बहुत आसानी से इस मग में समा सकती थी, लेकिन वो खालिस दूध की चाय थी। बसोपेश में के मैं मग थाम कर चाय पीने लगा। चाय बहुत ज़्यादा उम्दा बनी थी और इस वक्त मुझे चाय की तलब भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैं सारा मग खाली कर गया। इस दौरान वो दिलचस्पी से मेरे चेहरे को घूरती रही। मग खाली होते ही इसने कटोरे से मज़ीद चाय इसमें उंडेली और मग दोबारा मेरी जान बढ़ा दिया। शुक्रिया, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। थोड़ी सी तो लेना। वो मिसर हुई। नहीं, आप पिए, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगा। और वो और इस बात में वो सर हिलाकर वो चाय पीने लगी। चाय पीकर इसने डंडा उठाया और बकरियों भेड़ों को इकट्ठा करने लगी। इस दौरान मेरी नज़रें इस पर गड़ी रहीं। 1-2 बकरियों को करीब लाने के लिए इसे मेरी नज़र से ओझल भी होना पड़ा, लेकिन जल्द ही वो दोबारा मेरी नज़रों के सामने आ गई थी। अपना मिमना पकड़कर वो मेरे करीब आ बैठी।
आप वापस जा रहे हैं या आ रहे हैं? मेमने के मुंह को सहलाते हुए वो मुस्तफ़ हुई। यकीनन ये जानना आपको ज़रा भी फ़ायदा नहीं देगा, मैंने बगैर लगी लिपटी रखे रूखे लहजे में जवाब दिया। शायद आपको मेरा सवाल बुरा लगा है। मेरा लहजा ऐसा नहीं था कि इसे मेरे मूड का पता ना चलता। क्यों नहीं लगना चाहिए? मैंने तीखे लहजे में पूछा। बिल्कुल भी नहीं, इसने मुंह बनाया। क्यों? इस मर्तबा मेरे लहजे में गुस्से भरी हैरानी शामिल थी। वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने गुज़िश्ता रात ही सरहद अबूर की है। मैं इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी का हाथ तुक्का निशाने पर लगे। अंदाज़े नहीं लगा रही, मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसने अपनी मोटी मोटी आंखें मेरी आंखों में डालकर मुझे नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। आपको कैसे मालूम? मैंने अपना इश्तियाक छुपाने की कोशिश नहीं की थी। यकीनन ये जानना आपको ज़रा भी फ़ायदा नहीं देगा। इसने मेरा कहा हुआ फ़िक्रा वापस लौटा दिया। मैं होंठ भींच कर रह गया था। एक लम्हे की खामोशी के बाद इसके होंठों से नकरई कहकहा बरामद हुआ। खफा हो गए? इसने शौक भरे लहजे में पूछा और मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो कहने लगी, अच्छा मैं बताती हूँ। आज सुबह चंद इंडियन फ़ौजी हमारे गांव के बड़े के पास आए थे और पूछ रहे थे कि आज सुबह या रात के किसी वक्त अगर कोई बाहर का आदमी हमारे गांव में आया हो या किसी अजनबी को हमारे गांव के किसी आदमी ने यहाँ से गुजरते हुए देखा हो तो बता दे। बस गांव के बड़े ने इनके सामने तमाम लोगों को बुलाकर ये बात पूछी, मगर किसी के तरफ से इस्बाती जवाब ना मिला। फिर गांव के बड़े ने इन फौजियों से पूछा कि मतलूबा आदमी का रुख किस जानिब है। तब इन्होंने बताया कि आदमियों की तादाद तो यकीनी नहीं कि एक आदमी भी हो सकता है और ज़्यादा भी। अलबत्ता इतना मालूम है कि इन्होंने गुज़िश्ता रात ही सरहद पार की है और इनमें से एक आखिरी मरतबा हमारे गाँव ही से चंद किलोमीटर दूर देखा गया है। इसका रुख हमारे गांव की ही तरफ था। इसके साथ वो आपके ख़तरनाक होने के मुतल्लक भी काफ़ी कुछ कह रहे थे। और आपके ख्याल में मैं हूँ? इसके तफ़सीली गुफ्तगू सुनकर मैं मुतमईन हो गया था। वो ज़ोर से हंसी। नहीं, वो मैं हूँ। इसके अंदाज़ पर मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट नमदार हो गई थी। वैसे आप तीसरे आदमी हैं। क्या तीसरा? मैं हैरान रह गया था। वो वजाहत करते हुए बोली, मेरा मतलब है आपसे पहले भी 2 मुजाहिदीन इसी जंगल में मिल चुके हैं। कब? 5-6 माह हो गए होंगे, लेकिन इनकी तलाश में इंडियन फौजी नहीं आए थे। हंकारा भरते हुए मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। 3:30 हो रहे थे। क्या आप मेरे लिए गर्म चाय गर्म कर सकती हैं? क्यों नहीं, वो खुश दिली से कहकर अपनी जगह से उठी। इसका रुख इसी जानिब था जिधर दोपहर को हिंदू फौजी गए थे। अगले ही लम्हे वो सिरत से नीचे बैठी। मेरी तरफ देखते हुए वो घबराए हुए लहजे में बोली, वो खबीस वापस आ रहे हैं। ये सुनकर एक लम्हे के लिए तो मैं सुनहसा हो गया था, लेकिन इसके साथ ही मेरा दिमाग हिफाजती तदबीर सोचने लगा। इतना वक्त नहीं था कि मैं मचान में घुस सकता या वहाँ से उठकर दूर जा सकता। मैं फ़ौरन ज़मीन पर उल्टा लेटकर उकबी झाड़ी में घुसने लगा। एक अक्लमंदी रेशम ने यह की कि वो अपना झोला और चाय के बर्तन उठाकर इसी पत्थर की तरफ बढ़ गई जहाँ वो पहले लेटी हुई थी। देखा, मैंने कहा था ना, दोपहर के बाद ही वापस लौटेगी। सलीम की खबासत भरे लहजे ने मेरे कानों में जहर उंडेला। मान गए यार, इसके साथ दूसरा प्रदीप सिंह ही था। मानना तो पड़ेगा सरदार जी। और देखा कैसी लाजवाब तरकीब लड़ाई है। वो साला सूबेदार तो परेशान ही हो गया था। इस फूल का रस चूसने के लिए मुझे खुद को ढलान से भी नीचे लुढ़काना पड़ा। बड़ा हरामी है रे तू, प्रदीप सिंह ने तहसीन आमेज लहजे में गाली बकी। अब तो पहला नंबर मेरा ही बनता है ना? सलीम ने दांत चाहने वाले अंदाज में पूछा। ठीक है यार, जैसा तुम्हें पसंद हो, प्रदीप सिंह ने फ़ौरन इत्तफाक किया था। इनकी बकवास सुनते ही मुझे हकीकत तक पहुंचने में देर नहीं लगी थी। सलीम वहां से चला तो गया था, मगर रेशम को वो अपने जहन से झटक नहीं पाया था और रास्ते में इसने खुद को जानबूझकर ढलान से लुढ़का दिया ताकि सीनियर की नज़र में ज़ख्मी बन सके। सिर्फ इसके ज़ख्मी होने की वजह से बाकी तमाम तलाशी का काम तो नहीं रोक सकते थे। यकीनन सीनियर इसे वापस अपनी पोस्ट पर जाने का कहकर बाकियों के साथ आगे बढ़ गया होगा और प्रदीप सिंह को इसकी मदद के लिए छोड़ दिया होगा। बाकियों के आगे बढ़ते ही वो दोनों रेशम की तलाश में निकल पड़े। अब ये रेशम की बदकिस्मती कि वो मेरी वजह से अब तक इस जगह से हिल नहीं पाई थी, बल्कि वो वहाँ से कहीं और चली जाती तब भी इन्होंने इसे तलाश कर लेना था और इनके जहन पर इस वक्त शैतान सवार था। इनकी बकवास रेशम ने भी सुन ली थी। वो घबराए हुए अंदाज में अपनी चीज़ें झोले में डाल रही थी। कटोरे से बकिया चाय गिराकर इसने कटोरा, मग और खाने वाला कपड़ा झोले में डाला और झोले को बगल से लटका कर इसने अपनी लाठी हाथ में पकड़ ली। कहाँ के इरादे हैं मेरी बुलबुल? इसके करीब पहुंचते हुए सलीम ने घटिया अंदाज में पूछा। मैंने घर जाना है। रेशम का चेहरा पीला पड़ गया था। वो इन दोनों के इरादे से बेखबर नहीं थी। चली जाना मेरी जान, हमने तुम्हें कौन सा पूरी रात मसरूफ़ रखना है। सलीम के वजाहत भरे गलीज़ अल्फाज सुनकर रेशम कांपने लगी थी। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, वो मिनमिनाई। खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो।
सलीम ने इसी के अंदाज में जवाब दिया था। प्रदीप सिंह यूं कहा लगाकर हंसा जैसे सलीम ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। आपको खुदा का वास्ता, सोने रसूल का वास्ता। रेशम ने आंसू बहाते हुए अपने दोनों हाथ इनके सामने जोड़ दिए थे, मगर इन पर शैतानियत सवार थी। प्रदीप सिंह तो चलो सिख था, लेकिन सलीम के ऊपर भी इन मुकद्दस नामों के वास्तों ने कोई असर नहीं डाला था। सलीम खबासत से हंसा। अरे शहजादी, घबराती क्यों है? हम तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे हैं, बस थोड़ा सा शुगर करेंगे और चली जाना। ये कहते ही इसने अपनी कलाशनकोप एक तरफ फेंकी और झपट कर रेशम के दोनों हाथों को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। रेशम मचलते हुए खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। वो एक कश्मीरी चरवाहन थी, बिलाशुबा इसके अंदर अच्छी खासी कुव्वत मौजूद थी। एक सलीम के काबू में वो इतनी आसानी से नहीं आ सकती थी। एक मरतबा तो इसने खुद को सलीम की गिरफ्त से छुड़ाया, लेकिन फिर सलीम बुरी तरह इससे चिमट गया। इसी दौरान प्रदीप सिंह भी अपना हथियार फेंक कर तड़पती मछली रेशम को काबू करने में सलीम की मदद करने लगा। मैं इस वक्त तक गोमगू की कैफियत में था। मैं इतना बेज़मीर और बुज़दिल नहीं था कि एक मासूम लड़की को अपनी नज़रों के सामने लुटता देखता रहूं। मैं बस मुनासिब मौके की इंतज़ार में था, और जिस वक्त प्रदीप सिंह ने भी अपना हथियार नीचे फेंका, मैं झाड़ी से बाहर निकल आया। मैंने अपने हाथ में सलाइंसर लगा ग्लॉक थाम लिया था। इसी वक्त रेशम के मुंह से मिन्नत और दर्द भरे अंदाज में निकला, खुदा के लिए मेरी मदद करो। और इसमें कोई शक नहीं कि इसने इस वक्त मुझे ही पुकारा था। मैं सूरत से इनके करीब पहुंचा। मेरे दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनकर प्रदीप सिंह ने हैरानी से मुड़कर देखा, मगर इसका ये देखना किसी काम नहीं आया था। ट्रिगर दबाने से हल्की सी ट्रच की आवाज़ निकली और प्रदीप सिंह की खोपड़ी में रोशनदान खुल गया था। वो उलटकर पीछे गिरा और मुंह काला करने की हसरत दिल में लिए तड़पने लगा। सलीम को भी किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। इसने पीछे मुड़कर देखा। प्रदीप सिंह का खून में नहाया तड़पता जिस्म और मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ग्लॉक, जो साइलेंसर लगाने पर मज़ीद भयानक हो गया था। देखते ही वो घबरा कर खड़ा हो गया था। कौन हो तुम? कुत्तों और खंजीरों का शिकारी, गज़बनाक अंदाज में कहते हुए मैंने इसके चेहरे पर पिस्तौल की नाल रसीद की। उफ कहते हुए इसने अपने फटे हुए होंठों पर हाथ रख लिए थे। ओह माज़रत ख़्वाह हूँ, शायद ज़ोर की लगी है, मैंने जहरीले लहजे में कहा। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं खुदा कसम मुसलमान हूँ। सच में? मैंने इस्तहज़ाई लहजे में पूछा। अल्लाह पाक की कसम है मुसलमान हूँ, जोर से कहते हुए वो पहला कलमा दोहराने लगा। अच्छा, तो ये कौन सी इबादत कर रहे थे? मैंने आंखों से कहर बरसाती रेशम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। वो इतने गुस्से में थी कि अपने फटे हुए गिरेबान पर भी तवज्जो ना दे सकी थी। गलती हो गई, मुझे इसने वर्गलाया था। इसने प्रदीप सिंह की लाश की तरफ इशारा किया। इस मरतबा इसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने ट्रिगर दबा दिया। गोली इसके बाएं घुटने में लगी थी। हाय कहते हुए वो ज़मीन पर गिर गया। इसकी हायत पर तवज्जो दिए बगैर मैं दोबारा ट्रिगर दबाया। इसके दूसरे घुटने में भी सुराख हो गया। खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। वो ज़ोर से चीखता रहा। इसका बदन मुसलसल लर्ज़ रहा था। मालूम है इस सिख को मैंने इतनी आसानी से मौत के हवाले क्यों कर दिया है? इसके चेहरे को ठोकर का निशाना बनाते हुए मैंने पूछा। खुदा के वास्ते छोड़ दो, माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ाया, मगर मैं इसकी माफ़ी पर तवज्जो दिए बगैर बोला, क्योंकि ये गैर मुस्लिम है और तुम किस मुंह से ये मुकद्दस नाम अपने गंदे होंठों से अदा कर रहे हो? मैंने अपने जूतों की एड़ी पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर मारी। इसके सामने वाले सारे दांत टूटकर इसके मुंह में गिर गए थे। इसके साथ ही इसके होंठों से खून उबल पड़ा। जोर से कराहने लगा। क्या तुम इस गंदे वजूद से धरती को पाक करना चाहोगी? मैंने रेशम से पूछा। इसने इस बात में सर हिला दिया था। तो ये लो। मैंने पिस्टल इसकी तरफ बढ़ाया। नफ़ी में सर हिलाते हुए इसने ज़मीन पर पड़ा 9-10 किलो वजनी पत्थर उठाया और सलीम की तरफ बढ़ गई। सलीम ने इसे पत्थर लेकर अपनी जानब बढ़ते देखा तो ज़ोर से दाएं बाएं सर हिलाते हुए हाथ बांधने लगा। इसके ज़ख्मी मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ निकल रही थी। इस पर तवज्जो दिए बगैर रेशम ने अपने दोनों हाथों से उसको सर से बुलंद किया और पूरी कुव्वत से सलीम के सर पर दे मारा। इसे चीखने का मौका भी नहीं मिले था। 2-3 दफ़ा हाथ पांव झड़क कर वो दुनियावी गमों से आज़ाद हो गया था। रेशम ने करीब आकर मेरे दोनों हाथ थाम कर रुंधे हुए लहजे में कहा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और हर गम से आज़ाद रखे। आमीन कहते हुए मैंने इसके फटे हुए गिरेबान से नज़रें चुराईं जो कुछ मख्फी राज़ों को आश्कारा करने में तुला था, और गला खंखारते हुए बोला, वैसे इस वक्त आपके दुपट्टे की ज़रूरत बाल छुपाने से ज़्यादा किसी और जगह पर है। जी। इसने सवालिया नज़रों से मेरी जानब देखा। इसकी समझ में मेरी बात नहीं आई थी। मैं कह रहा हूँ कि अगर सुई धागा मौजूद ना हो तो फटी हुई कमीज़ पर दुपट्टा लपेटा जा सकता है। इसने अपने गिरबान की तरफ देखा। एकदम इसके चेहरे पर शर्म की लाली कोसो कज़ा के रंगों की तरह फैल गई थी। वो मैं कहकर इसने रुख दूसरी जानिब मोड़ा और अपने फटे हुए गिरेबान के साथ कोई ज़रूरी कार्रवाई करने लगी।
जबकि मैं इन लाशों की तरफ मतवज्जह हो गया था। इन लाशों का छुपाना नहायत ज़रूरी था, वरना इस गांव के लोग किसी मुसीबत में भी पड़ सकते थे, क्योंकि सलीम की लाश देखकर किसी को भी ये अंदाज़ा लगाते देर न लगती कि इसे दर्दनाक तरीके से हलाक किया गया है, और ऐसा किसी वजह से ही किया जा सकता है। जासूस या दहशतगर्द गोली मारने पर ही इत्तफाक करते हैं, यूं तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते। वो ये भी सोच सकते थे कि इससे पूछगछ के लिए इस पर यूं तशद्दुद किया गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ रेशम की ज़ात मुलव्वस हो रही थी, क्योंकि इन दोनों के वापस पलटने की वजह रेशम के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। क्या सोच रहे हो? रेशम की आवाज़ ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। इसने अपनी कमीज़ बकसूबे लगाकर मुरम्मत कर ली थी। इन लाशों को छुपाने के बारे में सोच रहा हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हारा क्या ख्याल है? अपने 2 बंदों की गुमशुदगी इंडियन फ़ौज को आसानी से हजम हो जाएगी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कोई ना कोई इन्हें ज़रूर इतला कर देगा। तो जब इन्हें पता चलेगा और वो लाशें उठाने आएंगे तो सोचेंगे नहीं कि यहाँ क्यों आए थे। कम से कम इतना अंदाज़ा तो इन्हें हो जाएगा कि ये किसी लड़की के पीछे यहाँ तक पहुँचे थे। और इसी तरह शक की जद में तुम्हारी ज़ात भी आ सकती है। क्या इन दरिंदों की तफ्तीश का सामना कर लोगी? अपनी बात की वजाहत करते हुए मैंने पूछा। इसने खौफ से झुरी झुरी भरते हुए अंदाज से कहा, नहीं, इन्हें कैसे छुपाएं? मैं धीरे से हंसा। मेरा ख्याल है तुम्हारी समझ में मेरी बात आ गई है। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते रहोगे या लाशें छुपाने की भी कोई तरकीब सोचोगे? वो दुख भरे अंदाज में बोली। आप तो खफा ही हो गई, और क्या करूँ? खफा होने का हक भी छीनना चाहते हो? इसके लहजे में इंतहा की बेबसी के साथ तंज का अंसर भी शामिल था। मेरा ख्याल है इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मुझे इसका तंजिया अंदाज अच्छा नहीं लगा था। क्यों कसूर नहीं है? क्या आप एक आज़ाद मुसलमान मुल्क की शहरी नहीं हैं? क्या आप मुसलमान नहीं हैं? इसका गुस्से भरा अंदाज मुझे हैरान कर गया था। रेशम, आपकी बातें मेरे सर से काफ़ी बुलंद गुजर रही हैं। आपको समझने की ज़रूरत भी क्या है? यूं भी वो मुसलमान तो कब के मर चुके जो एक जिस्म की मानंद हुआ करते थे कि एक अज़ू की तकलीफ पर सारा जिस्म बेचैनी और बेकरारी महसूस करता था। अब कहाँ से लाऊं वो हजाज बिन यूसुफ जिसने एक मुस्लिम लड़की की पुकार पर पूरे सिंध पर तहे वबाला कर दिया था। हमारी आंखें तो तारक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम की राह तकते तकते पथरा चुकी हैं, मगर लगता है हमारे मुजाहिदीन को ऐशो निशात के मुहाफिल से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जाने कब वो ख्वाब गुफलत से बेदार होकर अपनी माओं, बहनों और बेटियों की खबर लेंगे। एक लम्हा के लिए रुककर वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसी और फिर इसकी बात जारी रही। यकीनन वो दिन कभी नहीं आएगा। यूं भी जब जहाद ही दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आ गया तो जहाद करेगा कौन? इसकी हकीकत पर मबनी गुफ्तगू का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने चुप रहना मुनासिब नहीं समझा था। आपके मुसलमान भाई नहीं सोए? यकीनन जिससे जितना हो सकता है वो कर रहा है, और इसकी मिसाल में मेरी सूरत में आपके सामने मौजूद है। बाकी हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, इनका जवाब आवाम से मांगना यकीनन ज़्यादती है। हुक्मरानों का चुनाव आवाम ही करती है और वो हार मानने पर तैयार नहीं थी। ग़ालिबन इस लायक़ल बहस की वजह से हम अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने इन पर पुरअज़ियत बातों से जान छुड़ाना चाहिए। सही कहा। तो चलो कोई जगह ढूंढते हैं। मैं आगे बढ़कर इनकी तलाशी लेने लगा। इनकी जेबों में सिगरेट और लाइटर के अलावा कोई काबिल ज़िक्र चीज़ मौजूद नहीं थी। लाइटर अपनी जेब में डालकर मैंने इनके बंडोरियल से कलाशनकोव की फालतू मैगज़ीनें भी निकाल कर कलाशनकोव के साथ रख दिए। वो घूम फिर कर कोई मुनासिब जगह ढूंढती रही थी। ज़रा यहाँ आए। निस्बतन ढलान की तरफ से मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं इसकी तरफ बढ़ गया। वो एक गड्ढे के किनारे पर खड़ी थी। मेरे करीब पहुँचने पर पूछने लगी, आपने अपना नाम क्या बताया था? मैंने अपना नाम बताया ही नहीं था। अलबत्ता आप मुझे अजनबी कह सकती हैं। रूखे लहजे में कहते हुए मैं इस गड्ढे का जायज़ा लेने लगा। गड्ढा काफ़ी गहरा था। दोनों लाशें आसानी से इसमें समा सकती थी। मेरा रूखा लहजा सुनकर इसने भी कुछ कहने से गुरेज किया था। मैं लाशों की तरफ बढ़ गया। बात सुनो। मैंने प्रदीप की लाश के पास रुककर इसे आवाज़ दी। जी। वो मेरे करीब आकर बोल ली, अगर मैंने अकेले ये लाश उठाई तो मेरे कपड़े इनके गंदे खून से लथड़ जाएंगे। नज़दीक पहुंचकर इसने प्रदीप सिंह के दोनों हाथ पकड़े और चलो मिलकर उठा लेते हैं। मैंने प्रदीप सिंह की टांगों से पकड़ लिया। इसे गड्ढे में धकेलकर हमने सलीम के साथ भी वैसा ही किया और इसके बाद वहाँ बिखरे पत्थरों और कंकरों से गड्ढे को पाटने लगे। इस काम में हमें घंटा भर लग गया था। इनकी लाशों की तरफ से बेफिक्री होते ही मैं रेशम को मुखातिब हुआ। इनकी दोनों कलाशनकोपें किसी ऐसी जगह छुपा दो जहां आसानी से ना ढूंढी जा सके, और ख़बरदार इन्हें घर ले जाने की कोशिश ना करना। इन पर नंबर लगे होते हैं। इंडियन फौजी इन्हें देखते ही फ़ौरन पहचान जाएंगे। इसने मुंह बनाते हुए कहा, इन्हें भी गड्ढे में दबा देना चाहिए था, शायद कभी काम आ जाए।
मेरा मतलब है कभी किसी मुजाहिद से सामना हो तो आप ये इनके हवाले कर सकती हैं। नहीं मैं मुजाहिद नहीं, आप ही ले लेते ना, क्या आप मुजाहिद नहीं हैं? नहीं मैं मुजाहिद नहीं हूँ, बस किसी ज़ाती काम से सरहद अबूर की थी, गलती से इनकी नज़र में आ गया और इसके बाद से मुसलसल भागता फिर रहा हूँ। शायद झूठ बोलने का कोई डिप्लोमा ही किया हुआ है, मज़ाहिया अंदाज में कहते हुए वो नीचे पड़ी क्लाशनकोपें उठाने लगी। और शायद आप भूल गए हैं कि थोड़ी देर पहले आपको कोई और भड़क मार चुके हैं। और ये 2 मैगज़ीनें भी साथ रख लो। इसके तंज पर तबसरा किए बगैर मैंने फालतू मैगज़ीनों में से इसकी दो इसकी जाने बढ़ा दी को मुझे इनकी ज़रूरत थी, लेकिन ज़्यादा वज़न साथ फिराने से एहतजाज बरतते हुए मैंने वो मैगज़ीनें वहीं छोड़ना मुनासिब समझा था। दोनों क्लाशनकोपें उठाकर इसने मेरे हाथ से मैगज़ीनें लीं और एक बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ गई। चट्टान की जड़ में गन्ने रख कर वो इन्हें पत्थर से ढकने लगी। अभी आर्जी तौर पर तो यूं ही रख दो, लेकिन कल कोशिश करना कि इन्हें प्लास्टिक वगैरह में लपेट लेना, क्योंकि इस तरह तो ये जंग आलूद हो जाएंगी। मशवरा देने का शुक्रिया। गन्ने छुपाकर वो वापस पलट आई। मैं वहाँ बिखरे हुए खून को छुपाने के लिए कंकर और मिट्टी वगैरह डालने लगा। वो इतने बड़े इलाके में ज़मीन पर पड़े चंद धब्बों को ढूंढना नामुमकिन था, लेकिन कोई मुकामी आदमी वो धब्बे देखकर किसी को इतलाक दे सकता था और ऐसी बात फैलने में देर नहीं लगती। मुझे बस रेशम की फिक्र थी। वो मासूम लड़की अगर इन बुज़दिलों के हत्थे चढ़ जाती तो यकीनन इसकी बेगुनाही साबित होने तक वो कई जांगसल मराहल से गुजर चुकी होती। वो नंगे इंसानियत चांकिया के चेले कमज़ोर के लिए कितने खूनख्वार और जालिम है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए तकसीम हिंद के वाक़यात पढ़ना ही काफ़ी है। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाकर कहा, अब आपको वापस लौटना चाहिए, चाय बनाने में इतनी देर नहीं लगेगी। अपनी दूध वाली बकरी की तलाश में इसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। नहीं, तुम्हें देर हो जाएगी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर मेरी बात को दरखोर इतना ना जानते हुए वो मतलूबा बकरी की तरफ बढ़ गई। इसे दूध दोते देखना एक खुशगवार नज़ारा था, लेकिन मैंने अपना रुख मोड़ लिया था। अब मैं अपने दिल में किसी लड़की को जगह नहीं दे सकता था। इसे मसरूफ़ छोड़कर मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। खुश्क लकड़ियों के वहाँ कमी नहीं थी। इसके दूध दोने तक मैं आग भड़का चुका था। कटोरा आग पर रखकर वो पत्ती चीनी शामिल करने लगी। चाय तैयार होते देर नहीं लगी थी। मग भर कर इसने मेरी जान बढ़ा दिया। मैं गरम गरम चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। अगर चाहो तो मैं रात का खाना ला सकती हूँ, इसने झिझकते हुए ऑफ़र की। ज़रूरत नहीं है। इस पर भरोसा करने के बावजूद मैं ये ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। इसने फीके लहजे में कहा, शायद मुझ पर भरोसा नहीं है। जब मालूम है तो मेरे मुँह से सुनना ज़रूरी है क्या? वजह? इसने अजियत भरे लहजे में पूछा। मैं साफ गोई से बोला, किसी भी अनजान पर भरोसा करना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का बाइस बन सकता है। क्या अब भी मैं अनजान हूँ? इसका लहजा दुखी हो गया था। क्या कहूँ? मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं सूझा था। कहने को बचा ही क्या है। इसने कटोरे ही को मुँह लगाकर चाय पीना शुरू कर दिया। सूरज पहाड़ के पीछे छुप गया था, लेकिन पहाड़ की चोटियों पर अब तक सुनहरी धूप नजर आ रही थी। हल्की हल्की हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा करने लगी। हम दोनों आग के करीब सिमट आए थे। चाय पीकर इसने मग और कटोरा अपने कपड़े के थैले में डाला और डंडा लेकर अपने रेवड़ को इकट्ठा करने लगी। जो भी पालतू जानवरों को बस इशारे की ज़रूरत होती है। भेड़ बकरियां अपने मतलूबा रास्ते पर हो लीं। रेवड़ को अपने रास्ते पर लगाकर वो मेरे करीब आई। खुदा हाफिज़। मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए वो उदासी भरे लहजे में बोली। मैंने भी होंठों पर रस्मी मुस्कुराहट बखेर कर कहा, फ़ी ईमान अल्लाह। एक लम्हा भर मुझे घूरने के बाद वो मुड़ी और अपनी भेड़ बकरियों के पीछे चल पड़ी। छोटा मेमना इसके साथ था। मैं आग पर लकड़ियाँ डालने लगा। चंद कदम लेकर वो पीछे मुड़ी। झूठे अजनबी, क्या इसी रास्ते से वापस आओगे? मालूम नहीं, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। मैं इंतज़ार करूंगी, हो सके तो मेरे इंतज़ार का इख्तिताम करते जाना, इसने अजीब से लहजे में कहा। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। मैं सर झुकाए आग तापता रहा। अपने चेहरे पर मुझे इसकी निगाहों की तपश महसूस हो रही थी। वो चंद लम्हे मेरे बोलने के मुंतज़र रही और फिर इसके होंठ से रंधी हुई आवाज़ बरामद हुई। अपना ख्याल रखना मेरे अजनबी, ये कहकर वो मुड़ गई। मेरे होंठों से बेसख्ता फिसला, मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। शुक्रिया। वो एक दफ़ा फिर मुड़ी। उम्मीद करती हूँ ये सच होगा। ये कहते ही वो झाड़ियों के पीछे रूपोश हो गई थी। मेरे दिल के किसी नहा कोने में हल्की सी किसक ने सर उभारा, लेकिन इसके साथ ही मेरा दिमाग में माहीन की याद ताज़ा हुई और मेरे अंदर तलखी पैदा होती चली गई। मैंने इस्तरारी अंदाज में बची हुई लकड़ियाँ आग में डाल दी और अपनी क्लाशनकोप उठाने के लिए मचान की तरफ बढ़ गया। अपनी क्लाशनकोप और थैला उठाकर मैंने दोबारा आग की तरफ आकर बैठ गया। मुझे यकीन था कि रेशम के घर पहुंचने तक शाम का अंधेरा अच्छी तरीके से छा जाना था। इतनी जल्दी वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी।
यूं भी इंडिया की कोई पोस्टिंग के गांव के इतना करीब नहीं थी जहां जाकर वो मेरे बारे इतला देती और आनन फानन वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करने पहुंच जाते। सबसे बढ़कर मेरा दिल चाह रहा था कि इस पर एतबार करूं। क्लैशनकोव गोद में रखकर मैं आग तापता रहा। मेरा इरादा था कि शाम का अंधेरा गहरा होते ही मैं वहां से निकल पड़ूं। आग को बुझते देखकर मैंने दोबारा थोड़ी सी और खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की और दोबारा आग के पास आन बैठा। रेशम को गए हुए डेढ़ घंटा ही हुआ था कि सूरज गुरूब हो चुका था। हर तरफ मलगजा अंधेरा फैल गया था। अचानक मुझे लगा कोई इस तरफ आ रहा है। मैंने फौरन क्लैशनकोव हाथों में थामी और पास पड़ी हुई एक बड़े से पत्थर की तरफ पीछे हो लिया। मेरी नज़रें आवाज़ की तरफ निगरान हो गई। रेशम भी इन्हीं झाड़ियों के अकब में गायब हुई थी और फिर मलगजे अंधेरे में वहां से रेशम को बरामद होते देखकर मेरा माथा ठनका। मैं जलती हुई आग का कोई बंदोबस्त नहीं कर सका था। इसका रुख आग ही की जानिब था। फूले हुए सांसों के साथ इसने धीमे लहजे में पुकारा, अजनबी अजनबी। यकीनन वो भागती हुई वहां तक पहुंची थी। मैं खामोश पड़ा रहा। आग के करीब आकर इसने आगे पीछे देखा और फिर मचान की तरफ बढ़ गई। इसने हाथ में कपड़े की पोटली उठाई हुई थी। मचान पर एक सरसरी नज़र दौड़ाकर वो दोबारा आग के करीब आकर बैठ गई। मैं जानती हूँ आप यहीं कहीं करीब ही हैं। जब यकीन आ जाए कि मैं अकेली हूँ तब सामने आ जाना। मैं बस आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैंने इस मर्तबा भी इसकी बात का जवाब नहीं दिया था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो पुरज़्म लहजे में बोली, जब तक आप सामने नहीं आएंगे मैं यहाँ से टलने वाली नहीं। यकीनन बहुत से लोग तुम्हें बता चुके होंगे कि तुम निरा सरदर्द हो। मैं झिल्लाकर पत्थर के अकब से निकल आया। नहीं, आज ही पता चला है, शोक लहजे में कहते हुए वो मेरी जानिब मुड़ी। वैसे मुझे पहले से अंदाज़ा हो चुका था कि आप इसी पत्थर के अकब में छुपे होंगे। बस गोली के डर से करीब जाने की हिम्मत ना कर सकी। तो ऐसा काम ना करो ना जिसमें तुम्हें डरना पड़े। क्लैशनकोव गोद में रखकर मैं इसके सामने बैठ गया। एक बात पूछूं? अगर मेरे नहीं करने से तुमने नहीं पूछना तो नहीं। वो हंसी, नहीं, इजाज़त तो रस्मन मांगी है और पूछना ये था कि मैंने आपसे तुम के मुखातब पर तरक्की पाई है या तंजली। क्या मेरी समझ में इसकी बात नहीं आई थी। आप मुझे मुसलसल तुम कहकर मुखातब कर रहे हैं ना, तो तुम या तो बहुत करीबी को कहा जाता है या किसी नापसंदीदा अजनबी को। इसकी तवज्जो दिलाने पर मुझे एहसास हुआ कि इसकी दोबारा आमद पर मैं इसे मुसलसल तुम कहकर मुखातिब कर रहा था। मौजरत खाहू ध्यान नहीं रहा। इसने शोखी भरे लहजे में कहा, इतनी भेद दहानियाँ अच्छी नहीं होती जनाब। वैसे आपको इस वक्त घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। आपका मुझे नापसंदीदा अजनबी समझकर भी तुमको मुखातिब करना इस आप से कई गुना ज़्यादा अजीज़ है। मैंने कुछ और कहा है। इसकी चाहत जतलाने पर मुझे कोफत महसूस हो रही थी। तो मैं अकेली कब हूँ? आप मेरे साथ मौजूद हैं ना, और आपकी मौजूदगी में मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा है कि आप मेरे जाने का वक्त हो गया है और फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर ही पहले मैंने लीटर भर चाय अपने मैदे में उंडेली है। इसलिए तुम अपना खाना वापस ले जा सकती हो। वाह, बहुत खूब। मैं अपनी प्यारी बकरियों को अकेला छोड़कर तो वहाँ से भागते हुए अपने घर से निकली हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ, और इसी हालत में आई सिर्फ आपके खाने के लिए। और आप फरमा रहे हैं कि आपको भूख नहीं है, इसलिए मैं अपना खाना वापस ले जाऊँ। क्या मैंने खाने का कोई मुआवजा मांगा है क्या कि आपको ऐसा कहने की ज़रूरत पड़ गई? ऐसा मैंने कब कहा? मैंने फ़ौरन पटड़ी तब्दील की कि मैं वाकई बहुत गलत बात कह चुका था। मेरे कहने का मतलब था कि तुम घर जा सकती हो, मैं ये खाना बाद में ही खा लूँगा। पता है, इस कपड़े पर मैंने अपने हाथों से बेल बूटे गाड़े हैं, अपना नाम भी लिखा है। खाना खाकर इसे फेंक ना देना, शायद इसे देखकर कभी मेरी याद आ जाया करे। इसने खाने की पोटली मेरी जान बढ़ाते हुए बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज में कहा था। यकीनन इससे पहले मिलने वाले मुजाहिदों को खाना देते हुए भी इसने कुछ ऐसा ही कहा होगा। मेरा लहजा इतना तंजिया नहीं था जितना अल्फाज जहरीले थे। अपनी बात का असर देखने के लिए मैं इसके चेहरे ही को देख रहा था। आग की लिपटें इसके चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रही थी। वो जैसे गहरी सोच में डूब गई। हाँ, मैंने इन दोनों के लिए भी घर से खाना लाई थी, क्योंकि इन दोनों ने भी मुझसे खाना मांगा था। वो आपकी तरह शकी मिजाज नहीं थे। और फिर रुखसत होते वक्त एक ने मेरे सर पर हाथ रखा था, बेटी अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और दूसरे को मैंने कहा था, भाई तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे लिए दुआगो रहेगी। इसने मेरी तरफ रुख मोड़ा। आप अजनबी थे और अजनबी ही रहेंगे। ये कहते ही वो उठकर थके थके अंदाज में चल पड़ी।
चंद कदम लेने के बाद वो रुकी और पीछे मुड़े बगैर बोली, अंधेरा फैल रहा है, वो ये आग दूर से नज़र आ सकती है और कोई भी इस तरफ मुतवज्जा हो गया तो आपने मेरी ज़ात को रखा, मेरा नाम रोमाना है। आखिरी अल्फाज कहते हुए मुझे इसकी सिसकी सुनाई दी और वो एकदम भाग पड़ी थी। आग के बारे इसने सही कहा था। मैं देर किए बगैर दाएं बाएं पर बड़े पत्थर आग पर फेंकने लगा। पता नहीं पहले इसने अपना नाम बताते हुए गलत बयानी क्यों की। अचानक मुझे याद आया कि रेशम नाम तो इसने प्रदीप सिंह वगैरह को बताया था और मैं भी इसे इसी नाम से पुकारने लगा था। ये बहरहाल वो रोमाना थी या रेहाना, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था और ना मुझे इसका नाम याद रखने की ज़रूरत पड़ती। अब किसी लड़की का मेरी ज़िंदगी में आना मुश्किल था। मेरे लतीफ़ जज्बात बढ़ चुके थे, मेरा दिल मुर्दा हो गया था। किसी औरत का मोहब्बत और खुलूस भरा बर्ताव मुझे हज़म होने वाला नहीं था। रोमाना की सारी बातों का मुझ पर ज़रा भर भी असर नहीं हुआ था। यूँ भी मैंने किसी ख़ास मकसद के लिए सरहद अबूर की थी जिसमें रोमाना जैसी लड़की से ताल्लुक़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बकौल शायर किसी ने धूल किया, आँखों में झोल दी, मैं अब पहले से बेहतर देखता हूँ। आग बुझाकर मैंने अपना सामान संभाला और वहाँ से रवाना हो गया। मैंने वही रास्ता इस्तेमाल किया था जिस पर रोमाना या रेशम चल कर गई थी। 10-15 मिनट में नीचे पहुँच गया था। पहाड़ की ढलान ख़त्म होने के बाद निस्बत जगह हमवार हो गई थी। पहाड़ की जड़ से फरलांग भर दूर आबादी शुरू हो रही थी। मैंने आबादी से दूर ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। किसी घर से रोशनी की हल्की झलक नजर आ रही थी। अंधेरा छा गया था, वरना यकीनन घरों की चिमनियों से उठता धुआं जरूर नजर आता। चांद निकलने में अभी तक काफ़ी वक्त पड़ा था। इस इलाके में यूं भी पहाड़ों की वजह से चांद गुरूब होने के काफ़ी देर बाद नजर आता है।